हेलो कैटालिशियन, हाउ आर यू। वक्त हो गया है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने का। लगा दीजिए टाइटल केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स। क्या है केमिकल काइनेटिक्स? ये वर्ड कहाँ से आया? एक तो केमिकल, दूसरा क्या है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स को क्या बोला जाता है? काइनेसिस। काइनेसिक्स यानी स्पीड, मोशन। मोशन या तो क्या बोल सकते हैं? स्पीड, गति, झड़प। ये दो वर्ड से केमिकल काइनेटिक्स बना है। एक तो केमिकल यानी हमारा रसायन, और मोशन यानी कि स्पीड। यहाँ से आया है हमारा वर्ड केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? तो लिखो, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about rate of reaction, factor effect on rate of reaction, and रेट लॉ इक्वेशन। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। फैक्टर, कौन से फैक्टर है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं, और दूसरा क्या है? रेट लॉ इक्वेशन के बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। आपने थर्मोडाइनेमिक पढ़ा है। थर्मोडाइनेमिक हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। लेकिन थर्मोडाइनेमिक्स से हमें ये नहीं पता चलेगा कि कितनी प्रोडक्ट आएगी, कितनी देर में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वो सब हमें थर्मोडाइनेमिक में नहीं पता चलता। कहाँ से पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स से। यानी कि यहाँ नीचे लिखिए, थर्मोडाइनेमिक करके लिख लिए। थर्मोडाइनेमिक में लिखो, इट गिव्स, यहाँ लिख लो, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन प्रोसीड और नॉट। थर्मोडायनेमिक्स केवल हमें इतना बताता है कि हमारी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, लेकिन कितनी होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी प्रोडक्ट कितनी आएगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, कितनी देर में प्रोडक्ट आएगी, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, वो सब हमें कहाँ पता चलेगा? केमिकल काइनेटिक्स में। यानी कि थर्मोडायनेमिक हमें सिर्फ इतना बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी प्रोडक्ट आएगी। वो सब हम कहाँ से पता लगा लेंगे? केमिकल काइनेटिक्स से। तो लिखिए आगे, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको मालूम है, फिर भी लिखा देता हूँ, डेल्टा जी। अगर हमारा डेल्टा जी लेस देन टू 0 हो गया, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। यदि नेगेटिव है तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन डेल्टा जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव हो गई, क्या हो गई भाई? पॉजिटिव, तो रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यदि डेल्टा जी की वैल्यू यदि 0 इज इक्वल टू क्या हो गई? 0 हो गई, तो हमारी रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोली जाती है। इक्विलिब्रियम, ये सब आपको मालूम है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है।
हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। टाइटल लगा दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। टाइटल लगाओ रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है समझो। पेन छोड़ दो, अभी आपको लिखना नहीं है, पहले सिर्फ समझ लो। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट हमारा R है, उसका रेट कोई भी K अभी लिख दूं, रेट कांस्टेंट क्या लिख लिया, K लिख लिया, और उसकी प्रोडक्ट P हो गई। क्या हो गई, P। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन की, तो इसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन देखना होगा। क्या देखना है, इनिशियली और फाइनल। मान लीजिए इसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट ना हुई हो। क्या, फिर से बोल रहा हूं, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन। ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A लिख लिया हमने। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अभी मैंने क्या बोला कि जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, यानी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, 0 आएगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा भाई, 0। अब थोड़े समय बाद रिएक्शन स्टार्ट हो गई हमारी, थोड़े समय बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया, तो क्या होगा, तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा भाई, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा, वो तो फिक्स है, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि रिएक्टेंट में से यदि प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो मान लीजिए कुछ समय बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन X बन गया। कितना भाई, X। तो A में से X जितना कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम हो गया होगा, क्योंकि यहाँ X बना है ना। मान लीजिए ये दोनों को मिला दो, A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स, यानी कि फिर से A आ गया। यही बात है ना, यही बात है। क्या था भाई, पहले इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A था रिएक्टेंट का, तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर किया तो क्या हुआ, मान लीजिए ये 10 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 10 मिनट के बाद हमने कॉन्सेंट्रेशन मेजर किया तो X प्रोडक्ट बन गई, X प्रोडक्ट बन गई। तो A में से X जितना, A में से X जितना रिएक्टेंट कम हो गया होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया। अभी तो हम सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, आगे आगे सब कुछ देख लेंगे, टेंशन मत लेना आप। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ इसका ड्रॉ कीजिए तो कैसा आएगा, किसका ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वेसिस टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, कॉन्सेंट्रेशन वेसिस टाइम। देखो तो भाई यहाँ टाइम क्या है, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन दोनों 0 होंगे ये ओरिजिन पे। अब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, R का, R का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन जब 0 मिनट, किसकी मिनट, 0 मिनट, 0 मिनट पे R का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। हाँ भाई ज्यादा है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए ये कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो यहां मैंने एक पॉइंट लिख लिया। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो जाएगा, वैसे वैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि R में से क्या बन रहा है भाई, प्रोडक्ट P बन रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाई था, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गया, और वैसे वैसे पहले देखो तो भाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 0 था। ये बात हो गई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0 था। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। ये कुछ समय बाद, मान लीजिए 10 मिनट के बाद, यहाँ मैंने लिख लिया 10 मिनट। 10 मिनट के बाद क्या हुआ,
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। यानी कि सभी रिएक्शन में ऐसा ही होगा कि इनिशियली रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। ये बात हुई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब देखते हैं ये रेट कैसे लिखा जाता है, रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं। इसको मैं हटा दूँ या दोनों कुछ समय बाद इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, वो सारी बातें हम करेंगे, लेकिन आपको ये ग्राफ पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो नीचे आएगा, कॉन्सेंट्रेशन किसका भाई प्रोडक्ट का इंक्रीज हो रहा है समय के साथ तो वो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये बात हुई। अब एक बात देखना, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या हुआ भाई, जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ये बात अब हम रेट लॉ इक्वेशन रेट कैसे लिखते हैं उसमें देखेंगे। मान लीजिए यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है R इंटू पी। अब मुझे रेट लिखना है तो रेट का फॉर्मूला क्या आएगा भाई, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ही आएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। अब रेट को कैसे लिखते हैं, यहां मैं R की बात कर रहा हूं, कैपिटल R, तो क्या लिखता है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन डी टी। डी का मतलब क्या है, चेंजेबल, डी यानी वेरिएशन, चेंज हो रहा है हमारा R के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ लिखते हैं कि यह डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R यानी कि R के कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है वो क्या है, डी जितना चेंज है। और एक बात यहाँ क्या होगा वो आपको मालूम है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो समय के साथ डिक्रीज होता है, समझना ध्यान से, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होता है तो उसके आगे क्या आएगी भाई, नेगेटिव साइन आ जाएगी, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है इसीलिए हमने क्या लिखा, नेगेटिव साइन लिखा है। इसको दूसरे किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, डी की बजाय डेल्टा भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी आ गया, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एज इट इज R2 माइनस R1, डेल्टा R यानी कि R2 माइनस R1, यहाँ टाइम है तो T2 माइनस T1। आई बात समझ में, यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आई ना, एक बात यहाँ लिख लो पहले तो, देखो अभी हम प्रूफ करते हैं, रेट आर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, रेट हमारा क्या होगा भाई, पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन ले लो आप, कोई भी रिएक्शन ले लो, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनने ही वाली है, और यदि रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बनेगी तो कुछ तो रेट होगा, भले उसकी रिएक्शन की स्पीड मिनिमम हो, कितनी भी मिनिमम हो, वो रिएक्शन कंप्लीट होने में मान लीजिए 1 ईयर लग रहा है, कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होने में मान लीजिए 1 ईयर लग रहा है, फिर भी वो रिएक्शन की कुछ तो स्पीड होगी, कुछ तो उसका रेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेट हमारा होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यदि रेट का आंसर हमें पॉजिटिव हो तो यहाँ हमने भाई नेगेटिव क्यों लिखा, तो हम गलत हो गए, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि समझो इधर मान लीजिए इसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन में 10 मोलर ले लेता हूँ और इसका 0 मोलर आएगा, प्रोडक्ट का क्या आएगा 0 मोलर, टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t इज इक्वल टू मान लीजिए मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ, कितनी 10 सेकंड, या तो 10 मिनट ले लो, 10 मिनट ले ली मैंने, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन या तो यहाँ 5 मिनट ले लीजिए, क्या हो गई 5 मिनट, 5 मिनट पे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपको मालूम है कम होने वाला है, तो यहाँ 10 मोलर में से कितने 5 मोलर बन गए, तो ये 5 मोलर कहाँ गए भाई, 5 मोलर की प्रोडक्ट बन गई। अब देखो तो यहाँ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 करना है, देखो यहाँ मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ R2 माइनस R1, T2 माइनस T1,
R2 यानी कि क्या हो गया भाई, ये हमारा R2 हो गया। इसको क्या लिखते हैं हम, ये R1 है, ये R2 है। लिखो तो यहाँ R2 कितना है 5, R1 10, T2 कितना है भाई 5 मिनट, T2 5 मिनट, T1 0 मिनट, 0 मिनट। यहाँ क्या आएगा -5 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि -1 आया। तो ये रेट क्या आया -1। लेकिन कोई भी रिएक्शन का रेट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। आया क्या नेगेटिव, तो ये तो गलत है। यानी कि ये आंसर को मुझे यदि पॉजिटिव करना है, क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो मुझे इसके आगे क्या लगाना होगा, नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला के आगे हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन लिखते हैं। आई बात समझ में। यहाँ हमने नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ जो फाइनल आंसर आएगा डायरेक्ट यहाँ से R2 माइनस R1 T2 माइनस T1 से वो नेगेटिव आता है। और रेट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। और इसको यदि मुझे पॉजिटिव करना हो तो यहाँ मेन इक्वेशन में मुझे आगे नेगेटिव लिख दूँ तो नेगेटिव नेगेटिव फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं कि यदि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन हो, किसका भाई, रिएक्टेंट का, तो उसके आगे नेगेटिव साइन आएगी, और प्रोडक्ट का हो तो वो तो पॉजिटिव आएगी। उसका यही रीज़न है। इसको मैं हटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। देखो ये रिएक्टेंट की बात हो गई। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, उसीलिए उसके आगे हमने क्या लिखा, माइनस नेगेटिव साइन लिखा। बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट का रेट कैसे लिखा जाएगा, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम में ही होगा। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन dP चेंज इन प्रोडक्ट अपॉन dt, उसकी प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ रही है, यानी कि उसके आगे क्या साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, या तो P2 माइनस P1 डिवाइडेशन में T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। ऐसे हम रेट लिखते हैं। क्या करना है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज डिवाइडेशन में टाइम का चेंज, कितना टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे हम रेट लिखेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि रेट कैसे लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा दूँ अभी। अब टाइटल लगाइए सम बेसिक रिएक्शन, सम बेसिक रिएक्शन। ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उसका ओवरव्यू लिख लेते हैं। कोई भी रिएक्टेंट R है, प्रोडक्ट की P बना रहा है, उसका रेट क्या है, K रेट है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। दूसरा R रिएक्टेंट है, उसका रेट K है, प्रोडक्ट P या तो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, अप टू nth ऑर्डर। ये सारी बातें हम करेंगे। तीसरी रिएक्शन लिखो भाई, R रिएक्टेंट R है, K1 रेट से क्या बना रहा है, इंटरमीडिएट I बना रहा है, और K2 रेट से क्या बना रहा है, K2 रेट से प्रोडक्ट P बना रहा है। यानी कि पहला, अभी तक देखो रिएक्टेंट में से डायरेक्ट क्या आ रहा था, प्रोडक्ट, अब क्या आ रहा है, रिएक्टेंट में से पहले इंटरमीडिएट बन रहा है, उसके बाद प्रोडक्ट। एसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉन्जुगेटिव रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड रिएक्शन। और यदि ध्यान से देखना भाई, फोर्थ, मान लीजिए रिएक्टेंट ए है, क्या है भाई, रिएक्टेंट ए,
के रेट से 2 प्रोडक्ट आ रही है। कितनी? 2 प्रोडक्ट। आपने ऑर्गेनिक में देखा होगा कभी कभी एक प्रोडक्ट मेजर होती है, दूसरी माइनर होती है, तो यही है। कोई भी एक स्टार्टिंग मटेरियल लिया, उसमें से 2 प्रोडक्ट आई, कोई एक मेजर होगी, दूसरी एक माइनर होगी। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन। और लास्ट वन, कोई रिएक्टेंट ए है, K1 रेट से B बना रहा है और K2 रेट से B क्या बना रहा है? A बना रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलेंगे। इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये सब बातें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले केमिकल काइनेटिक्स में हमें जिसकी ज़रूरत है, यूनिट की, रेट कांस्टेंट की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो सारी बातें हम स्टडी कर लेते हैं। बाद में ये सारी रिएक्शन पे चले जाएंगे। तो टाइटल लगा दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। टाइटल लगाओ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो लिखिए भाई यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, लिखिए अपने बुक में, मैं लिखवाता हूँ। एनी रिएक्शन रेट इज directly proportional to any reaction rate is directly proportional to initially concentration of reactant। initially concentration of reactant, फिर से रिपीट कर देता हूँ। any reaction rate is directly proportional to इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लीजिए हमारी रिएक्शन R है, प्रोडक्ट P है, इसका यदि मुझे रेट लिखना हो तो रेट क्या आएगा भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है हमारा? R है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई बात समझ में? अब ये मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूं तो रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटा दूं तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब मान लीजिए इसकी पावर n है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। यही बात है कि कोई भी रेट हो वो किसके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में होगा? रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो गई। अब टाइटल लगा दो और यहाँ लिख लो K क्या है? K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। N इज इक्वल टू क्या है भाई? N इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ भी टेंशन मत लेना भाई, सब कुछ हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे आता है वो अभी यहाँ आया है तो लिख लो कि n को हम क्या बोलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्मॉल n को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। ये बात हो गई, आई समझ में? क्या था? कोई भी रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल में होगा। यानी मैंने प्रोपोर्शनल हटा दिया तो आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K को ही हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। अब बात आती है, यहाँ दूसरी बात लिखो, स्पेसिफिक रेट किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट एंड रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ये दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है भाई, सेम ही है। लेकिन यदि आपको कोई भी एग्जाम में या तो पूछ ले
कि स्पेसिफिक रेट की डेफिनेशन या तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। तो लिखो व्हेन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर then rate called specific rate and rate constant called specific rate constant। जब आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ हो तब हम जो रेट फाइंड करते हैं उसी को हम स्पेसिफिक रेट कहते हैं एंड रेट कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। सिर्फ यही चेंज है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कोई भी हो आपको नहीं पता, लेकिन आपको पर्टिकुलर बोला जाए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो वो जो आप रेट फाइंड करेंगे उसको हम स्पेसिफिक रेट कहते हैं और उसके रेट कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये बात हो गई। अब हम जाते हैं ये के का यूनिट क्या होगा, कौन रेट कांस्टेंट का यूनिट, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे एग्जाम में कई बार इसे क्वेश्चन भी आ गए हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, तो लिखो यूनिट ऑफ के, और ये के क्या है भाई, स्मॉल के है। क्या है, स्मॉल के है, कैपिटल के नहीं है। कैपिटल के केल्विन का होता है। अब देखो यूनिट ऑफ के यानी कि समझो रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पी, मुझे इसका रेट लिखना है, लिखाओ भाई रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसकी पावर में लिख दूं n, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n आएगा। यही बात है रेट की। अब मैं ये प्रोपोर्शनल हटा दूं तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर रेस टू n हो गया। आपको मालूम है रेट का यूनिट क्या होगा, रेट को कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिखते हैं। हाँ भाई लिखते हैं, आगे हमने लिखा था ये क्या हो गया, के आर का क्या है भाई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता है। और ये कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करता हो तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n लिख दूँ, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n लिख दिया मैंने। देखो तो हमें चाहिए क्या भाई, इसका यूनिट चाहिए ना, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँ तो क्या बचेगा, यहाँ लिखता हूँ k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम एज इट इज। यहाँ आ गया कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n, ये बात है। देखो तो भाई ये दोनों तो सेम हो गए है ना, चलो इसकी पावर 1 लिख दूँ, 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तो सेम हो गई है, यानी कि ये दोनों का बेस तो सेम है। इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू n है, इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊँ तो क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1, इसको क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन -1 n हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन रेस टू -n। डिवाइडेशन में टाइम बचा तो ये टाइम लिख दिया, तो k इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ना बताना भाई, 1 - n। डिवाइडेशन में टाइम हो गया, क्योंकि ये दोनों का बेस सेम है तो पावर का समेशन हो जाएगा, 1 - n हो गया। अब आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या लिखेंगे हम, मोल पर लीटर रेस टू 1 - n। क्या लिखा मैंने, 1 - n। टाइम है, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं, तो यहाँ सेकंड मैंने इसको नोमिनेटर में ले लिया तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। ये आ गया आपका फाइनल यूनिट जनरल इक्वेशन ऑफ के, ये जनरल इक्वेशन ऑफ के है। अब क्या होगा देखो, चलो इसका और भी लिखते हैं, आपको के कितने यूनिट, यहाँ मोल पर लीटर
तो मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन। सेकंड तो आ गया पहला, सेकंड को टाइम को हम मिनट में भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे मिनट इनवर्स के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन। मिनट को हम आवर में भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस एन, 1 माइनस एन। आवर को हम डे में भी लिख सकते हैं, किसमें डे इनवर्स, या तो मोल पर इनवर्स, मोल पर लीटर 1 माइनस एन। डे को हम किस में लिख सकते हैं मंथ में, अरे ना भाई ना, डे को हम लिखेंगे डायरेक्ट ईयर में लिख सकते हैं। ये सभी यूनिट रेट कांस्टेंट के सच्चे हैं, उसमें कोई भी गलत नहीं है। सिर्फ चेंज क्या किया भाई, ये तो फिक्स हो गया मोल पर लीटर आएगा, लेकिन ये जो हमारा टाइम है कभी सेकंड में देते हैं, मिनट, आवर, डे, ईयर, किसी में भी दे सकते हैं। वो कौन सी रिएक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। आपको जिसमें दी हुई है ये सभी सच्चे ही है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ आपको रेट कांस्टेंट के यूनिट में एन की पावर आई ना, एन। एन यानी क्या है भाई, एन यानी नंबर ऑफ एन, ये एन यहाँ लिखो, आगे लिखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको एन की वैल्यू यदि मालूम हो और आपको पूछा गया हो कि यह कितनी ऑर्डर की रिएक्शन है, सॉरी रेट कांस्टेंट पूछा गया हो कि ये मान लीजिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर से बता दूँ, ये जनरल इक्वेशन है, ये आपको ये एक ही याद रखो। यहाँ एक याद रखोगे तो फिर तो एन का ये एन वेरिएबल है, आपको जितना ऑर्डर दिया होगा वो आपको यहाँ से लिख लो, फिर आपका यूनिट निकल जाएगा। हम बारी बारी देखते हैं, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको ऐसा पूछा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और यहां लिखो तो भाई के यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखो, क्या लिखना है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ये आ गया आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की, किसकी, जीरोथ ऑर्डर। यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी कि n इज इक्वल टू हमारा जीरो हो गया, आपको पूछा गया है रेट कांस्टेंट k का यूनिट, रेट कांस्टेंट k का यूनिट, तो कुछ नहीं, पहले तो लिखो मोल पर लीटर था जनरल इक्वेशन, 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। अब आपको क्या पता है ये n की वैल्यू, तो रख दो, क्या आएगा मोल पर लीटर, यहाँ n की वैल्यू 1 माइनस 0 यानी 1 आ गया, ये सेकंड इनवर्स एज इट इज। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल इनवर्स, अरे सॉरी मोल रेस टू 1 लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गया के जीरो का यूनिट। के जीरो मैंने क्या लिखा भाई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट यही आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये के जीरो यानी जीरो ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर रेट कांस्टेंट यूनिट, और रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट, ये किसका दूसरा यूनिट है। यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पूछा गया हो, रेट कांस्टेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पूछा गया हो उसका आंसर भी यही आता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट यही आएगा। लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट
वेरिएबल होता है क्योंकि वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं होता, इसीलिए याद रखना जो जीरो ऑर्डर का यूनिट आता है वही क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आता है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर देखो तो भाई, फर्स्ट ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रेट कांस्टेंट K1 लिख दूं, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड इनवर्स मोल पर लीटर 1 माइनस 1 यानी 0, सेकंड इनवर्स। तो K1 का यूनिट आप जानते हैं, किसी की भी पावर यदि 0 हो, कोई भी टर्म क्यों ना हो, उसकी पावर यदि 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 ही आएगा। ऑलवेज क्या आएगा, 1 आ गया। तो यहाँ सेकंड इनवर्स बचा, यानी कि K1 का यूनिट क्या हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया भाई। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, यदि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो उसके रेट कांस्टेंट का आंसर क्या आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। बात करते हैं सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर, अब तो आपको पता चल गया होगा n की वैल्यू 2 है, तो K2 पहले तो वीडियो पॉज करके ये लिख लो। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक जाओ। आपको मुझे K2 का यूनिट कहना है, K3 का यूनिट कहना है। वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करो, मैं सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ क्या लिखना है, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस 2 आएगा ना, क्या आएगा 1 माइनस 2, ये सेकंड इनवर्स एज इट इज। देखो तो मोल पर लीटर, यहाँ इनवर्स आ गया 1 माइनस 2 यानी -1, ये सेकंड इनवर्स। इसको देखो तो भाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, क्योंकि दोनों की पावर कॉमन है, मैंने कि दोनों में पावर लगा दी, लीटर इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स। देखना भाई, ये मोल इनवर्स एज इट इज, ये लीटर इनवर्स डिनोमिनेटर में है, इसको मैं नोमिनेटर में ले आता हूँ। इसकी पावर -1 है, इसको यदि ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगी, प्लस लीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो K2 का यूनिट क्या आ गया, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट। बात आती है थर्ड ऑर्डर की। यहाँ n की वैल्यू 3 है। अब तो आपको मालूम होगा K3 इज इक्वल टू मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस 3 आएगा, ये सेकंड इनवर्स एज इट इज। 1 माइनस 3 यानी मोल पर लीटर -2 हो गया, ये सेकंड इनवर्स। यहाँ मोल रेस टू -2, लीटर रेस टू -2, सेकंड इनवर्स। मुझे पता है मैथ्स वालों को ये आसान लग रहा होगा, लेकिन ये मैं पूरा कंप्लीट सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि जो कोई भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो उसको दिक्कत होती है काफ़ी, ये फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए ऐसी सिंपल बातें करता हूँ यहाँ, वरना मैथ्स वाले तो स्मार्ट होंगे ही। ये मोल रेस टू -2 एज इट इज, लीटर -2 है ना, इसको ऊपर ले आओ, इसकी पावर -2 ऊपर ले आओगे तो +2, यानी कि लीटर स्क्वायर हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया। ये बात हो गई K3 की। देखो ये K3 का यूनिट हो गया। ये सारे के सारे यूनिट ऐसे आप निकाल सकते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि 45 ऑर्डर, क्या 45 ऑर्डर का आपको रेट कांस्टेंट पूछा जाए तो आप उसका भी निकाल सकते हैं। कहाँ से, ये जनरल फॉर्मूला से। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता है केमिकल काइनेटिक्स का।
तो चलो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नेट का क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज, इसके ऑप्शन लिखिए। ए इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बी मोल स्क्वायर लीटर -2 सेकंड इनवर्स, सी ऑप्शन लिखिए। सी मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, डी ऑप्शन लिखिए मोल क्यूब लीटर -3 सेकंड इनवर्स। क्या आंसर आएगा भाई? क्या आंसर आएगा बताओ, टिक कर लो अपनी बुक में। सी आंसर ने, क्योंकि किसका पूछा है? थर्ड ऑर्डर का, यही आएगा। जिसने सी आंसर टिक किया है वो सारे गलत है। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो क्वेश्चन आराम से पढ़ो। क्या पूछा है? द यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन रेट पूछा है। रेट कांस्टेंट का यूनिट नहीं पूछा। किसका पूछा है? रिएक्शन के रेट का यूनिट पूछा है। और मैंने थोड़े ही समय पहले बताया कि यदि कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन क्यों ना हो, लेकिन रिएक्शन के रेट का यूनिट क्या आएगा? ऑलवेज जो जीरो ऑर्डर का आता है वही उसका आंसर आएगा। यहाँ यदि रेट कांस्टेंट का पूछा हो तो आपको n की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ रिएक्शन का रेट का पूछा है। किसका? रिएक्शन के रेट का, यानी कि ये जीरो ऑर्डर का आंसर आता है। ये फर्स्ट वन हमारा करेक्ट आंसर है। सी आंसर नहीं आएगा। ये गलती मत करना। यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़ना कि किसका यूनिट पूछा है आपको। यहाँ रिएक्शन के रेट का पूछा है, यानी कि जीरो ऑर्डर हमारा आंसर है। थर्ड ऑर्डर देख के डायरेक्ट टिक मत कर देना, यही गलती हो सकती है। स्पीड में यही गलती हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज। ऑप्शन सारे के सारे ऊपर के रिपीट, ए बी सी और डी, सारे के सारे रिपीट ऑप्शन। अब आपको क्या पूछा है? द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है, यानी कि अब क्या करना है? अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। k उसमें n की वैल्यू क्या आएगी? थर्ड आएगी, मोल पर लीटर 1 - 3 सेकंड इनवर्स, यानी कि यहाँ से आपका आंसर आएगा सी। जब आपको रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन पूछा गया हो तब आपका आंसर थर्ड ऑर्डर का आएगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन का रेट पूछा हो, यहाँ क्यों ना nth ऑर्डर लिख दिया हो। क्या लिखा हो? nth ऑर्डर। फिर भी आपका रिएक्शन का रेट का यूनिट ऑलवेज यही आएगा। ये कभी भी जिंदगी में चेंज नहीं होगा, इसको याद ही रखना है आपको। जीरो ऑर्डर का जो आंसर आता है वही किसका आता है? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट का आंसर आता है। रेट कांस्टेंट का पूछा हो तो वो n के साथ चेंज हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया था। CSIR नेट, लिखो क्वेश्चन। The unit of, if the unit of rate constant of reaction
is liter cube mole raised to -3 second inverse the order of reaction. The order of reaction is, ए ऑप्शन लिखिए फर्स्ट ऑर्डर, बी ऑप्शन सेकंड ऑर्डर, सी ऑप्शन थर्ड ऑर्डर एंड डी ऑप्शन फोर्थ ऑर्डर। आपको आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना है। बढ़ते हैं आगे। टाइटल लगा दीजिए मोलेक्युलरिटी। मोलेक्युलरिटी किसे कहते हैं? मोलेक्युलरिटी पहले समझा दूं, फिर मैं लिखवा देता हूँ, आपको लिख लेना। जितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल, समझना, जितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, किसमें भाई? रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हमारी मोलेक्युलरिटी कहते हैं। तो लिखो यहाँ मोलेक्युलरिटी इज, या तो लिखो टोटल नंबर ऑफ मोलेक्यूल विच आर इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री reaction is called molecularity। कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलेक्युलरिटी बोलते हैं। दूसरी बात, मोलेक्युलरिटी इज always positive integer value। it never negative, zero or half integer। it never positive, negative और half integer। मोलेक्युलरिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, वो तो पॉजिटिव ही होती है ना। समझो, आपने तो वो टीवी में देखा होगा ना, टेलीविज़न में क्या आता होला, वो कुश्ती वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, वो एक पर्सन दूसरे पर्सन से लड़ता है, तो हम क्या कहेंगे? वो दो टीम होती है, एक टीम और दूसरी टीम। तो यहाँ ए टीम से कोई एक पर्सन लड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी मोलेक्युलरिटी क्या है? 1 है, यानी कि वो आया हमारा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। अब ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आधा पर्सन उनसे लड़ रहा है, या तो कोई नहीं लड़ रहा है। कोई नहीं लड़ेगा तो रिएक्शन होगी ही नहीं। ऐसी बात है कि यदि आपकी रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई ना कोई रिएक्टेंट या तो कोई ना कोई मोलेक्यूल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और यदि इन्वॉल्व हो रहा है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। ऐसा तो नहीं बोलोगे आप कि हमारे -3 मोलेक्यूल रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि -3 कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं? जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में होंगे, वो 0 नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे और हाफ इंटीजर भी नहीं होंगे। यानी कि मोलेक्युलरिटी का आंसर ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, मोलेक्युलरिटी ऑफ, लिखो यहाँ साथ में लिखते जाना, मोलेक्युलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन is cannot be determined directly
but it determined from rate determining step यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी हुई हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ज़्यादा रिएक्शन, मान लीजिए ए में से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, ये अभी हमने लिखा ना कि ए प्लस बी होके प्रोडक्ट पी बना दिया। मान लीजिए इसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दूं, एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि सिर्फ ए और बी दोनों ने मिलके प्रोडक्ट पी बना दी। लेकिन देखो तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि ए में से प्रोडक्ट पी बन रही है और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आए तब हमें उसकी मैकेनिज्म देखनी पड़ती है। मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किसको बोलते हैं, जो स्लो स्टेप होता है, उसमें जो स्लो स्टेप में कितने मोलेक्यूल इन्वॉल्व हुए हैं उसका हिसाब लगा के हम पता लगा सकते हैं कि इसकी मोलेक्युलरिटी क्या है भाई, 2 है। एग्जाम्पल देखते हम, अब आपको पता चल जाएगा, ये लिख लो आप। हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखो भाई, NH4NO2 दिया हुआ है, यहाँ क्या बना दिया, N2 + 2 मोल ऑफ H2, ये उसकी प्रोडक्ट है। यहाँ मैं लिखता हूँ मोलेक्युलरिटी हमें कहाँ देखनी है, रिएक्टेंट में कितने मोलेक्यूल इन्वॉल्व हुए, 1 मोलेक्यूल, तो इसकी मोलेक्युलरिटी क्या आएगी भाई, 1 आएगी, इसकी मोलेक्युलरिटी 1 आएगी। दूसरी बात देखो, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए H2 + I2 दोनों ने मिला के 2HI बना दिया। देखो तो भाई कितने रिएक्टेंट मोलेक्यूल है हमारे पास, 2, 1 + 1, यानी कि ये दोनों ने मिलके हमें प्रोडक्ट दी हुई है, तो इसकी मोलेक्युलरिटी क्या आएगी, 2 आएगी इसकी मोलेक्युलरिटी। तीसरा एग्जांपल देखो, 2 of NO + O2, ये दोनों ने मिलके 2 of NO2 बना दिया। रेडी है ना, 2 × 2 4, 2 4 2 2 हो गया। चलो कितने मोलेक्यूल इन्वॉल्व हुए, NO के 2 मोलेक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मोलेक्यूल, टोटल 3 मोलेक्यूल इन्वॉल्व हुए, तो इसकी मोलेक्युलरिटी क्या आएगी भाई, 3 आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, KClO3 + FeSO4 + H2SO4 क्या बना देगा, KCl + Fe2SO4 ट्राइस + H2O बना देगा। चलो इसका कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ 3 × 6, चलो यहाँ 6 आ गए, 3 3 9, 3 × 3 SO4 कितने हैं, 9, यहाँ 6, तो यहाँ 3 आ जाएंगे, 3। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 × 6, यहाँ 3 लिख दो, 3। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब देखो कितने मोलेक्यूल रिएक्टेंट में है, ये 1 3 यानी 4 × 6, टोटल तो 10 मोलेक्यूल हो गए, तो इसकी मोलेक्युलरिटी क्या आएगी भाई, 10 नहीं, इसकी मोलेक्युलरिटी 10 नहीं आती, क्योंकि ये क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई, और ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसका पता हम कहाँ से लगा लेंगे, मोलेक्युलरिटी का पता उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से, यानी कि इसके लिए हमें उसकी क्या देखनी होती है, मैकेनिज्म देखनी होती है। मैकेनिज्म में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वहाँ से हम इसका मोलेक्युलरिटी का पता लगा लेंगे। इसकी मोलेक्युलरिटी क्या है भाई, 2 है। और आपको मैकेनिज्म का टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि जब आपको यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मैकेनिज्म साथ में देते हैं, उसकी मैकेनिज्म आपको साथ में देंगे, लेकिन यह सिर्फ बेसिक है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी मोलेक्युलरिटी कितनी आएगी। इसकी मोलेक्युलरिटी 2 आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं,
ये जो ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल थे ना, ऊपर वाले 3 वो एलिमेंट्री रिएक्शन थे। क्या थे भाई? एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि जो भी रिएक्टेंट हो वो हमें रिएक्टेंट में मिला है, वो सारे के सारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि मान लीजिए मैं 50 ले लूँ, 50 H2 ले लूँ, 50 I2 ले लूँ, तो हमारे मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी, क्योंकि वो सारे के सारे हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो हमारी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। हम बढ़ते हैं आगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने जीओसी में पढ़ा होगा, इथिलीन ले लिया मैंने, क्या ले लिया? इथिलीन। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, या तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड को ऐसे भी लिख सकते हैं, PHCO ट्वाइस O2 H क्या बना देगा? n नंबर ऑफ इथिन की चेन बना देगा। मान लीजिए मैंने यहाँ 13 मोलेक्यूल ले लिए, कितने? तो 13, तो यहाँ n = 13 हो गई, और ये 13 मोलेक्यूल से हमें जो बनेगा वो क्या होगा? हमारा LDP होता है ना, LDP, HDP, ये सब आप जानते हैं या नहीं जानते? कुछ बात नहीं, पॉलीमर में हम पढ़ेंगे। LDP पॉलीमर में आपको आ जाएगा। इसकी हमें मैकेनिज्म देखनी पड़ती है। यहाँ से हम डायरेक्ट, मान लीजिए इसकी मोलेक्युलरिटी लिखनी है, मोलेक्युलरिटी, तो कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल है भाई? 30, तो इसकी मोलेक्युलरिटी 30 आनी चाहिए, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसके लिए हमें इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखना होगा, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनसे हमें पता चलेगा इसकी मोलेकुलरिटी क्या है। तो चलो, इसकी पहले ये बेंजोइल पेरोक्साइड, स्टेप नंबर 1 आपको पता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑक्सीजन OO लिंकेज हो गई, H म्यू कंडीशन, जब H म्यू कंडीशन हो तो ये OO लिंकेज है, ये दोनों OO लिंकेज, इसका क्या होता है? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। होमोलिटिक क्लीवेज यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा ऑक्सीजन ले लेगा, यानी कि क्या बन गया भाई? रेडिकल बन गया हमारा, PHC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे रेडिकल आ गया। एक इतना पोर्शन, ये भी पोर्शन, दोनों सेम है, तो यहाँ मैं 2 लिख दूँ। ये स्टेप 1। बात आती है स्टेप नंबर 2 की। देखो तो भाई, यहाँ से 1 मोल ले लूँ मैंने, PHC डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे क्या है? रेडिकल है, यहाँ से एक रेडिकल यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ देखो तो भाई, PH एंड C, ये दोनों के बीच में भी 2 रेडिकल है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलके बॉन्ड बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से एक रेडिकल यहाँ PH पे चला गया। ऐसे कितने मोलेक्यूल है भाई? 2 मोलेक्यूल है, तो यहाँ 2 मोल ऑफ PH रेडिकल आ जाएंगे। यहाँ से क्या हुआ? स्टेबल मोइटी रिलीज हो गई, स्टेबल मोइटी CO2, यहाँ से C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये भी O, यानी कि यहाँ से क्या हो गया? स्टेबल मोइटी -2 मोल ऑफ CO2 रिमूव हो गए। क्या आ गया? हमारी PH रेडिकल बन गया। स्टेप नंबर 3 देखो, अब होती है शुरुआत। इसको हम PH रेडिकल को क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड से हमें PH रेडिकल मिला, उसको हम इनिशिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशिएटर। जो इनिशिएटर किसको कहते हैं? जो हमारी रिएक्शन स्टार्ट करवाने में हमें हेल्प करे, हमारी रिएक्शन स्टार्ट करवाने में हमें हेल्प करे, उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशिएटर। देखो, ये अकेला बैठा बैठा इथिलीन किसी से भी रिएक्शन नहीं कर सकता, वो एक दूसरे से जुड़ नहीं सकता। उसको एक दूसरे से जुड़ने के लिए ये PH रेडिकल की ज़रूरत होती है, इनिशिएटर की। यहाँ 2 बॉन्ड है, इसका होमोलिटिक क्लीवेज, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ से एक रेडिकल क्या बना देगा? यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बना देगा। और ये एरो को आप जानते हैं, ये एरो क्या है? फिश हुक एरो, यानी कि वो रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऐसा एरो नहीं लगाया, देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एरो है,
लेकिन मैंने यहाँ फिश हुक एरो लगाया है। फिश हुक एरो यानी कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बता रहा है। यहाँ देखना सभी जगह मैंने फिश हुक एरो ही लगाया है। देखो तो भाई यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, PH CH2, ये CH2, ये कार्बन पे रेडिकल आ गया। मैंने डाल दिया दूसरा मोलेक्यूल, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से फिर से एक फिश हुक एरो, यहाँ से भी फिश हुक, यहाँ एक रेडिकल इधर, ये दोनों के बीच में भी फिर से बॉन्ड बन गया। फाइनल क्या आएगा? PH। फाइनल क्या आएगा? PH। मान लीजिए मैंने यहाँ n नंबर ऑफ इथिलीन मोलेक्यूल डाल दिए, तो PH CH2 रेडिकल, यहाँ चेन हो गई n नंबर की। ये बात हो गई, समझना, n नंबर की चेन हो गई। ये हमारी पहली प्रोडक्ट। यहाँ कितने pH हमने यूज़ किए? 1 मोल ऑफ pH। दूसरा pH तो अभी बाकी है, तो दूसरा pH क्या बनाएगा? चलो ये पहले pH की बात खत्म हो गई। दूसरा pH वो भी अपनी चेन बनाएगा। इसको मैं हटा दूँ, ये प्रोडक्ट नंबर 1। पहले pH ने ऐसी प्रोडक्ट बना दी। यहाँ रेडिकल है, ध्यान से देखना, यहाँ रेडिकल है। अब बात आती है दूसरे pH की, वो भी क्या करेगा? pH रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, हाँ भाई है, वो यहाँ से एक रेडिकल बॉन्ड बना देगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा? PH CH2, यहाँ रेडिकल आ गया। दूसरा मॉलिक्यूल मैंने डाल दिया इथिलीन का, CH2, तो यहाँ से भी ये बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ फिश हुक एरो, ये दोनों मिले के यहाँ दोनों ने बॉन्ड बना दिया, तो क्या बना भाई? और एक बात, मैं यहाँ n नंबर ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल डाल दूँ, तो PH, ये CH2 आ गया, ये भी CH2 रेडिकल। यहाँ n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए। ये दूसरी प्रोडक्ट, ये पहली प्रोडक्ट, ये दोनों में देखो तो भाई यहाँ रेडिकल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ पे भी रेडिकल। ये रेडिकल दोनों ने मिलके बॉन्ड बना दिया। इसी स्टेप को क्या कहते हैं? टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट क्या आएगी? यहाँ लिखता हूँ, समझना, PH CH2, n नंबर ऑफ CH2 है ना, PH, यहाँ n नंबर ऑफ, ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। और देखो ये टर्मिनेशन स्टेप को ही रेट डिटरमाइनिंग RDS स्टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो कि वो स्लो होता है। और ये जो स्लो स्टेप है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, तो कि भाई ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो जो स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हमारी मोलेक्युलरिटी। यानी कि ये पॉलीथीन बन गया, पॉलीथीन की मोलेक्युलरिटी क्या है? 2 है। पॉलीथीन की मोलेक्युलरिटी 2 है। यहाँ हमने यूज़ कितने किए? 30 मॉलिक्यूल, लेकिन आई तो मोलेक्युलरिटी 2, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हमारी मोलेक्युलरिटी कहते हैं। ये बात हो गई। एक और दूसरी बात, आपको पता हो या ना हो, ये जो ये 30 मॉलिक्यूल है ना, ये LDP है। क्या है हमारा? LDP है, लो डेंसिटी पॉलीमर। लेकिन मान लीजिए यहाँ मैंने 500 मॉलिक्यूल ले लिए। कितने? 500 मॉलिक्यूल ले लिए, तो यहाँ प्रोडक्ट कितनी आएगी? इसी रिएक्शन में कितनी आएगी? ये इतनी ही आएगी, 30 से 35 मॉलिक्यूल ही हमारे चेन बन सकेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है, इसीलिए वो लंबी चेन नहीं बना सकता। स्टार्टिंग मटेरियल में तो हमने 500 लिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट 30 या 35 कार्बन ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये LDP है। LDP यानी लिक्विड डेंसिटी, लो डेंसिटी पॉलीमर।
ये जो हम प्लास्टिक के हैंडल बैग्स या प्लास्टिक के जो होते हैं पॉलीथीन वो हम यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिए, ये LDP होता है। फिर आए दूसरे भाई जिसका नाम है जिगलर नाटा। जिगलर नाटा ने इसका हिस्ट्री बदल दी, इसकी हिस्ट्री बदल दी। उन्होंने एक जिगलर नाटा ने क्या किया, उसका एक कैटालिस्ट यूज़ किया, उसका नाम क्या दिया, जिगलर नाटा। वो कैटालिस्ट यहाँ ये रिएक्शन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आप लोगे, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट लोगे वो सारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और उसको हम क्या बोलते हैं, HDP, हाई डेंसिटी पॉलीमर, जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर में टब और ये जो सारी प्लास्टिक की मजबूत चीज़ें हैं वो HDP है। ये जिगलर नाटा भाई ने पॉलीमर की हिस्ट्री बदल दी, जितने यूज़ किए सारे के सारे प्रोडक्ट बना दी। जब तक ये भाई नहीं था तब तक आप कितने भी लोगे, यहाँ 30 से 35 की ही चेन बना पाते थे, क्योंकि वहाँ तब तक LDP ही पॉसिबल था, HDP नहीं बना था। ये भाई ने HDP बना दिया, इन्होंने हिस्ट्री बदल दी। सोचना ये भाई नहीं आया होता अगर, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम जो सारी प्लास्टिक की चीज़ें मजबूत है वो यूज़ कर रहे हैं घर में, वो अब हम नहीं कर सकते, उसके बिना बहुत ही तकलीफ होती। ट्राई करना, ये जिगलर नाटा नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती। चलो उसकी बात छोड़ते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में 2 रिएक्टेंट यूज़ हुए, यानी इसकी मोलिकुलरिटी 2 आ गई। ये थी मोलिकुलरिटी की बात। अब हम बात करते हैं रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात। किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? एक और बात बता दूं, केमिकल काइनेटिक्स कितने मार्क्स का आएगा भाई नेट में आपके? 10 से 12 मार्क तक आ सकता है, या तो 8 to 12 मार्क लिख सकते हैं आप। क्या 8 to 12 मार्क? कभी कभी 8 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 12 मार्क्स का भी आता है। इसीलिए केमिकल काइनेटिक इम्पोर्टेंट है, इजी है, हमें करके ही जाना है। केमिकल काइनेटिक्स हम करके ही जाएंगे। चलो टाइटल लगा दीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं लिखिए। इट इज ए पावर ऑफ, इट इज ए पावर ऑफ, इट इज ए समेशन ऑफ, पहले लिखिए, इट इज ए समेशन ऑफ, summation of power on concentration term, concentration term, it is a summation of power on concentration term। देखो मान लीजिए आपका x a प्लस y ऑफ b प्रोडक्ट बना दिया, c बना दिया। इसका मुझे रेट लिखना है तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो हमारे 2 है, ए और बी, और इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है या हाँ इसकी पावर में चला आएगा, यही बात है। 2 रिएक्टेंट है तो दोनों लिखो, इसके आगे जो कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा? इसकी पावर में चला जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में हटा दूँ तो क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a रेस टू x b रेस टू y। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कहाँ क्या लिखा? इट इज ए समेशन ऑफ, ये दोनों का समेशन ऑफ पावर ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे जो पावर है उसका समेशन कर दो तो आपको n मिल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, कौन सी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि यहाँ जितने मॉलिक्यूल हमने यूज़ किए सारे के सारे हमारी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो यह आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। इतना लिख लो, फिर से मैं अलग पॉइंट लिखवाता हूँ आपको। चलो लिख लो, मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरा पॉइंट लिखिए, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इट इज एक्सप्रेस इन, इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन में लिखा जाता है, ये हमने रेट इक्वेशन लिखा ना, उसी को रेट लॉ इक्वेशन बोलते हैं। दूसरा लिखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकल बेस वैल्यू। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है भाई? प्रैक्टिकल बेस वैल्यू है, क्योंकि बिकॉज इट डिराइव इन, किसमें लिखा जाता है? इट डिराइव इन रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट लॉ इक्वेशन इज प्रैक्टिकल इक्वेशन है। जो हमने रेट लॉ इक्वेशन लिखा है वो प्रैक्टिकल से आता है, हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हम इसका रेट लॉ इक्वेशन लिखते हैं। और रेट लॉ इक्वेशन से क्या आता है? हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलता है। यदि हमारा रेट लॉ इक्वेशन ही प्रैक्टिकल इक्वेशन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? प्रैक्टिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्रैक्टिकल बेस वैल्यू है। एक और बात लिखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज मे बी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, या तो लिखिए हाफ इंटीजर, कोई भी हो सकता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलेक्युलरिटी क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो भी होगा और फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए एग्जाम में दिक्कत ना हो जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारी मोलेक्युलरिटी थी वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी। एक दूसरी बात, मोलेक्युलरिटी हम कहाँ से निकालते थे भाई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइंड फ्रॉम कहाँ से लिखता है? डिटरमाइंड फ्रॉम आरडीएस स्टेप से हमें पता चलेगा कि हमारी रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, हमारा रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन में आप डायरेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको कहाँ से पता चलेगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पता चलेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में से उसकी ऑर्डर क्या आएगी। दूसरी बात, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेक्युलरिटी बोथ आर सेम। ये तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मोलेक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मोलेक्युलरिटी फाइंड करते थे तो वो आरडीएस स्टेप से फाइंड करते थे, यानी कि आरडीएस स्टेप में जितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल है वो हमारी मोलेक्युलरिटी थी। यही बात है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फाइंड करना हो तो कहाँ से निकालेंगे भाई? उसके आरडीएस स्टेप में, यानी कि आरडीएस स्टेप में मोलेक्युलरिटी भी सेम हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी सेम हो जाएगी। इसीलिए लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसकी मोलेक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों सेम आते हैं। ये बात हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ये पॉइंट्स आपको लिखना है,
पहला पॉइंट तो मैंने समझा दिया, दूसरे पॉइंट भी कह दिया कि ये प्रैक्टिकल इक्वेशन में, रेट लॉ इक्वेशन में लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, चलो। चलो भाई, एग्जाम्पल फर्स्ट वन, H2 प्लस I2 बना दिया 2 मोल ऑफ HI। मुझे इसका रेट लिखना है तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं लिखता। यहाँ दे रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 आएगा, यही बात है। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर भी क्या है 1, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, ये दोनों की पावर का समेशन यानी कि n। तो ये हो गई हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। किसकी ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल, चलो अब आप प्रैक्टिस करना। 2 मोल ऑफ NO ले लिया, O2 ले लिया, दोनों ने मिला के 2 नंबर ऑफ NO2 बना दी है। इसका रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO एंड O2। आपको यहाँ पावर, इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसकी पावर 2, इसका कोफिशिएंट 1 तो इसके पावर 1। n इज इक्वल टू 2 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या हो गया है 3। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कौन सी है भाई, एलिमेंट्री रिएक्शन, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये आप लिखो Br2 2 मोल ऑफ HBr। इसका रेट क्या आएगा भाई, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, इसकी पावर 1, इसकी भी 1, यानी कि n इज इक्वल टू 1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 2। यह आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गलत है, क्योंकि यहाँ जो हमने 1 लिया ना, ये HBr की रिएक्शन हो तब रेट क्या आएगा भाई, रेट का इक्वेशन K इज इक्वल टू H2 की पावर 1, H2 की पावर 1, लेकिन Br2 का आधा मोल ही यूज होता है, इसका कितना हाफ मोल ही यूज होता है। तो n कितना आएगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 आएगा, n यानी आएगा हमारा 3/2। बिकॉज ये प्रैक्टिकली इसका रेट लॉ इक्वेशन ऐसा आता है, ये प्रैक्टिकली है। प्रैक्टिकली इसका यदि जब प्रैक्टिकल किया जाए तो H2 का 1 मोल यूज होता है, Br2 का हाफ मोल ही यूज होता है, और Br2 का यदि हाफ मोल यूज हो तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हाफ ही लिखेंगे हम। ये बात हो गई रेट लॉ इक्वेशन की। चलो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक है, जिसको आता हो ये सारी बातें उसके लिए रिवीजन हो जाएगा, नहीं जिसको पता वो यहाँ सीख लेंगे। चलो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 2 मोल ऑफ H2 I माइनस क्या बना देगा 2 मोल ऑफ H2O प्लस O2, I माइनस है यहाँ, क्या बना देगा O2 बना देगा। इसका आपको रेट लिखना है तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, एक ही रिएक्टेंट है, इसकी पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यही बात है, नहीं जी नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को आप डायरेक्ट यहाँ से देख के नहीं लिख सकते, यानी कि आपका रेट लॉ इक्वेशन हो गया गलत। इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें ज़रूरत होगी इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की। तो चलो आइए लिखते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं। तो देखो भाई,
इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में एक 1 मोल ऑफ H2O2 प्लस I माइनस क्या बना देगा? H2O प्लस OI माइनस बना दिया इसने, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 देखो, ये OI माइनस है, उन्होंने दूसरे मोल ऑफ H2O2 से रिएक्शन की, H2O बना दिया, क्या बना दिया? O2 बना दिया और I माइनस बना दिया। यही बात है ना, यही बात है। ये I कैंसिल गए। चलो अभी इसका अब हमें इसकी नेट रिएक्शन की ज़रूरत नहीं, मैं कह देता हूँ ये स्लो स्टेप है, यानी कि RDS है। क्या है? RDS, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन RDS स्टेप से लिखा जाएगा। तो क्या आएगा इसका? रेट इज इक्वल टू K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस। H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 1, तो इसका आंसर 1 + 1 क्या आ गया? 2। देखो भैया आंसर तो दोनों का सेकंड ऑर्डर ही आया। क्या आया? सेकंड ऑर्डर ही आया, लेकिन रेट लॉ इक्वेशन दोनों के अलग अलग है। रेट लॉ इक्वेशन दोनों के अलग अलग है। यदि आपको एग्जाम में पूछा हो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और आपने यहाँ से लिख लिया डायरेक्ट, उसके नसीब अच्छे हो तो वो आंसर सही है, आंसर तो सही है, दोनों का सेकंड ऑर्डर है। लेकिन जब आपका नसीब साथ नहीं देते ना, तब वो लोग पूछते क्या है मालूम? वो उसका रेट लॉ इक्वेशन पूछते हैं, वो ऑर्डर नहीं पूछते। ऑर्डर तो दोनों के सेम आए, रेट लॉ इक्वेशन दोनों के चेंज हो गई है। ये वाला गलत है, ये सही है, क्योंकि ये जो स्लो स्टेप है वहाँ से हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये बात हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। आगे बढ़ते हैं। टाइटल लगा दीजिए डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। क्या लगाना है भाई? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन, आपको कोई रिएक्शन दी हुई है और उसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखना है। क्या? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। मान लीजिए आपको रिएक्शन दी हुई है A, जिसका कोफिशिएंट A है, स्मॉल b, ये कैपिटल B का कोफिशिएंट B है, प्रोडक्ट स्मॉल c प्लस D कैपिटल D। अब इसका मुझे लिखना है क्या भाई? इसका मुझे रेट लिखना है। तो रेट इज इक्वल टू किसके प्रोपोर्शनल में होगा? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? ये क्या है भाई? रिएक्टेंट है, तो हमने रेट लिखा था कि जब रिएक्टेंट का रेट लिखे, हम क्या कह रहा हो? रिएक्टेंट का रेट लिखे तो उसके आगे नेगेटिव साइन लिखी जाती है। प्रोडक्ट का रेट लिखे तो उसके आगे क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव साइन। तो देखो ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लिख दिया, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt आ गया। लेकिन यहाँ देखो तो क्या है? इसके कोफिशिएंट है, और जब हम डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखे, याद रखना डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन, तब ये कोफिशिएंट इसके डिवाइडेशन में चला जाएगा। किसकी बात? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन हो तब। आगे हम इंटीग्रेटेड भी देखेंगे, उसकी बात तब करेंगे जब रेट लॉ इक्वेशन लिखना हो। कब? सिंपल रेट लॉ इक्वेशन, तब ये कोफिशिएंट पावर में जाता है। लेकिन ये डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन है, डिफरेंशियल हो तो ये जो उसका कोफिशिएंट इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये बात हो गई A की। चलो बात करते हैं B की। तो B का क्या है भाई कोफिशिएंट? B, तो -1 अपॉन B डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt। यहाँ प्लस आएगा प्रोडक्ट की, कोफिशिएंट तो डिनोमिनेटर में ही जाएगा, स्मॉल c डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन
dt इज इक्वल टू ये कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में 1/d d ऑफ कैपिटल D अपॉन dt। ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन आएगी आपको मालूम है, प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन आएगी वो भी मालूम है। इसका जो कोफिशिएंट होगा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सारे के सारे डिनोमिनेटर में। ये सबका कॉन्सेंट्रेशन लिख लो, चेंजेबल कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, इसके आगे डी लगा दिया, बात खत्म। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं कहता हूँ H2 प्लस I2 दोनों ने मिला के 2 मोल ऑफ HI बना दिया, तो लिखो भाई इसका रेट क्या आएगा। रेट इज इक्वल टू, लिखो यहाँ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं यानी माइनस, कोई नहीं है तो 1/1 d ऑफ H2 अपॉन d ऑफ T इज इक्वल टू माइनस d ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन d। यहाँ दो कोफिशिएंट तो 1/2 d ऑफ HI अपॉन dt। ये आ गया आपका डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन। इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आपको 2 मोल ऑफ NO दिया हुआ है प्लस O2 2 मोल ऑफ NO2 दिया हुआ है, तो इसका रेट कैसे लिखेंगे भाई। ये किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्टेंट की। अगर नेगेटिव साइन आ गया कोफिशिएंट 2 डिवाइडेशन में चला गया, d ऑफ NO अपॉन dt। इसका कोफिशिएंट 1 है ना, क्या है 1 है, क्या रिएक्टेंट नेगेटिव साइन 1 है, उसको लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 है, प्रोडक्ट की बात, प्लस 1/2 d ऑफ NO2 अपॉन dt। ये बात हो गई, किसकी हो गई? NO2 की। एक और एग्जांपल होमवर्क में लिख लो। आप घर पे बैठे बैठे बोर ना हो जाओ ना, इसलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। और पीठ पीछे गाली मत देना कि सर होमवर्क देते हैं। लिखो 5Br माइनस BrO3 माइनस 6H प्लस और प्रोडक्ट P। क्या लिखना है? वेट, इन्होंने बना दिया 6 ऑफ P। क्या बना दिया? 6 ऑफ P। इसका आंसर मुझे सिर्फ लिख लेना, व्हाट्सएप मत करना। इसका आंसर व्हाट्सएप कैसे करोगे, ऐसे ज़रूरत नहीं है इसकी। इसका आंसर अपनी बुक में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में से कैसे क्वेश्चन आते हैं नेट में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन लिखो। पहले तो नेट का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। 2A और 3C बना दिए इन्होंने। क्या बना दिया? 3C। इसका आंसर, इसका ऑप्शन A B। रेट इज इक्वल टू माइनस d ऑफ A अपॉन dt। बी ऑप्शन है रेट इज इक्वल टू माइनस d ऑफ A रेज टू 2 डिवाइडेड बाई dt। सी ऑप्शन है रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 d ऑफ A अपॉन dt। एंड d इज इक्वल टू r माइनस 3/2 d ऑफ A अपॉन dt। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है नेट का। आपको पूछा गया है 2A, इतना ही दिया, कुछ नहीं दिया। इसका आंसर मुझे बता देना व्हाट्सएप में। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। चलो इसको मैं हटा दूं।
क्वेश्चन लिखिए, इफ अननोन रिएक्शन रेट लो इक्वेशन इज, रिएक्शन रेट लो इक्वेशन इज, रेट लो इक्वेशन दिया हुआ है आपको के ए स्क्वेयर इंटू बी। इफ अननोन रिएक्शन रेट लो इक्वेशन इज R इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी। इफ वी इंक्रीज, लिखना, इफ वी इंक्रीज concentration of A, if we increase concentration of A is 2 time, concentration of A is 2 time, and concentration of B increase 3 time, concentration of B increase 3 time, then rate of reaction increase, then rate of reaction increase how many time, then rate of reaction increase how many time। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो पहले तो आपको जो रेट दिया हुआ है वो लिखो, तो रेट इज इक्वल टू 3 क्या है, के ए स्क्वेयर अपॉन बी। इसको मैं क्या कह दूँ, R1 कह देता हूँ। क्या, R1, ये हमारा R1 है। अब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का चेंज करते हैं। ए का कितना किया है, ए का 2 टाइम इंक्रीज यानी कि 2a लिखेंगे, बी का 3 टाइम यानी 3b लिखेंगे, यहाँ रख दीजिए। तो के ए का 2 टाइम तो 2a लिखना होगा, उसका स्क्वायर, यहाँ 3b, इसको बाहर निकालो तो भाई, तो 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, 4 इंटू 3 यानी कि 12 के ए स्क्वायर इंटू बी हो गया। लेकिन इतना तो हमने लिखा R1 है, तो यानी कि 12R1 हो गया। तो पहले से हमारा रेट कांस्टेंट कितना बड़ा भाई, 12 टाइम इंक्रीज हो गया, 12 टाइम हमारा रेट इंक्रीज हो गया रिएक्शन का। तो ऐसे ही करना है आपको, जितना दिया हुआ हो इसका यहाँ लिख लो, उसके मेन इक्वेशन में डाल दो, बाहर निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो। पहले जैसा रेट मिल गया उसको R1 बोल दिया, यहाँ जो डिजिट आया वो हमारा इतने टाइम इंक्रीज हो गया। दूसरा क्वेश्चन, रेट कांस्टेंट यही, रेट लो इक्वेशन यही है, लेकिन क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूँ। ए की वैल्यू मान लीजिए मैंने 3 टाइम इंक्रीज की, और बी की वैल्यू मान लीजिए मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दी। उसका क्वेश्चन उसका आपका आंसर निकालना है, इसका रेट कितने टाइम चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है, एक और कह देता हूँ, ये बी, ए की जगह क्या लिखेंगे 3a, बी की जगह 4b लिख लो, यहाँ के ए की जगह 3a उसका स्क्वायर, ये 4b हो गया, 3 को बाहर निकालो, 3 का स्क्वायर 9, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए उसका स्क्वायर, ये 4b बाहर आ गया, 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, 9 इंटू 4 36, के ये तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, यानी कि 36 टाइम इंक्रीज हो गया भाई। एक और क्वेश्चन होमवर्क में, ए को मैं इंक्रीज कर देता हूँ 4 टाइम, बी को डिक्रीज कर देता हूँ या तो 1/2 टाइम, बी को क्या कर दिया 1/2 टाइम। होमवर्क में लिख के मुझे आंसर बता देना कितना चेंज होता है। बढ़ते हैं आगे। लिखो तो भाई बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स हमें ज़रूरत होगी केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक मैथ्स की। आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन में करूँ, ये क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन की सिंबल है, ये डिफरेंशियल,
इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कैंसल आउट हो जाएंगे, आंसर सी प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। सी यानी इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। मैं लिखूँ डी ऑफ आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर प्लस सी। मान लीजिए डी ऑफ टी लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी कि इसका आंसर आ गया टी प्लस सी। यही बात है। मान लीजिए एस इंटू डी एक्स लिखा, देखो तो भाई ये एस तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स प्लस सी हो गया। इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स प्लस सी। एक और बात करते हैं, मान लीजिए 1/x है, क्या है? 1/x। इसको आपको याद रख लेना है, यदि 1/x का इंटीग्रेशन करे तो क्या आता है? लीनियर x आता है। क्या आता है भाई? लीनियर x। इसी तरह 1/r का तो क्या आएगा? इसको x ही मानना है, लीनियर r आ जाएगा। 1/x आ गया, r आ गया। मान लीजिए प्रोडक्ट p है, लीनियर p आ जाएगा। x स्क्वेयर है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, 1/2 x स्क्वेयर। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x⁻² इंटू डी एक्स है। यहाँ क्या है? dx। यहाँ भी dx है, यहाँ dr है, यहाँ p के रिस्पेक्ट में करना है, इसको dx के रिस्पेक्ट में करना है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 पावर इंक्रीज होती है और वहाँ जो पावर बची है वो कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर में जाती है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे है उसमें एक पावर इंक्रीज होती है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं ना, मान लीजिए इसकी पावर इंक्रीज हो गई, -2 + 1 हो जाएगी। तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आएगा भाई? फाइनल आंसर आएगा -1, और ये -1 कहाँ चली जाएगी? डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया -x⁻1। तो इसको 1/-1/x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -1/x। इसका फाइनल आंसर क्या आया? -1/x। -1/x। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया। देखो पहले x⁻² है, उसमें एक पावर बढ़ा दी, यानी कि +1 होता है, +1 कर दो। इसका आंसर क्या आएगा? -1। यहाँ जो बचा है ना, उसको उसके डिनोमिनेटर में रखना है। वो जो बचा है पावर, उसको डिनोमिनेटर में लिख लो। यहाँ -1 है तो -1 लिख लिया। x⁻1 है ना, उसको 1/x लिख दूँ। क्या लिख दिया मैंने? 1/x लिख दिया। चलो लिख लिया। यहाँ -1 है तो ये -1 हो गया, उसका फाइनल आंसर -1/x आएगा। वैसे ही मान लीजिए 1/2 r स्क्वेयर है और dr के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या लिखेंगे? r⁻² इंटू dr। तो ये r⁻², उसमें एक पावर बढ़ जाएगी, कितनी आएगी फाइनल? 10r⁻1, और ये -1 जो पावर बची इसको डिनोमिनेटर में लिखो, तो इसको माइनस, ये r⁻1 है, इसको 1/r भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई बेसिक मैथ्स की। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। इसकी हमें ज़रूरत है इसलिए लिखवा रहा हूँ। और ये आपको याद रखनी है, फिर भी आपको अगले लेक्चर में मज़ा आएगा, आसानी से सब कुछ पता चल जाएगा। और ऐसा मत समझना कि हम बायोलॉजी वाले हैं, हमें मैथ्स नहीं आएगा। अरे सब कुछ आ गया। आपको केमिस्ट्री आती है तो मैथ्स तो क्या चीज़ है। लिखो तो भाई, लीनियर का बेस क्या होता है? लीनियर का बेस ई होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। लीनियर ई इज इक्वल टू log ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई, क्योंकि ये दोनों का बेस क्या है? सेम है। अब देखो लीनियर एक्स लिखूं तो मुझे लीनियर का कन्वर्जन यदि log में करना हो,
लॉग में करने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। लीनियर का कन्वर्जन लॉग में हो गया, ये log x आ गया। अब देखो दूसरी बात, log की कुछ वैल्यू देखते हैं। log 2 तो डी बेस 2 क्या आएगा 1, log 10 तो डी बेस 10 1 आएगा, log 2 तो डी बेस 10 0.3010, log 3 की वैल्यू क्या आएगी भाई 0.4771, log 4 तो डी बेस 10 क्या आएगी 0.6021, log 5 टू दी बेस 10 0.6991। ये वैल्यू आपको 5 तक याद रखनी है। इतनी वैल्यू याद रखोगे तो आपको आसानी से एग्ज़ाम में इतने तक ही आता है, इसलिए ये वैल्यू हम याद ही रख लेंगे। दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए x3 इंटू x2 है, तो ये दोनों का बेस सेम है, और यदि ये दोनों का बेस सेम हो तो इसकी पावर को हम ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 यानी कि x5 हो गया। दूसरी बात, ये मल्टीप्लिकेशन में है। डिवाइडेशन में बात करते हैं, x2 है, इस दोनों का बेस सेम है तो इसको x5, यदि मैं इसको नोमिनेटर में ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा x-2। ये देखो तो भाई दोनों का बेस सेम, तो पावर को माइनस समेशन कर दो, यानी कि x2 कितने आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। ये आ गए x3। दूसरी बात, मान लीजिए 1/x है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो x-1 लिखेंगे। 1/2x² है तो x-2 लिखेंगे। मैं बोलता हूँ आपको x-5 है, तो मैं सही हूँ या गलत? अरे भाई सही हूँ या गलत वो देखो, अरे सही है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ तो x-5 हो जाएगा। ये थी सिंपल मैथ्स, इतनी हमको ज़रूरत है। तो एक और बात, इसको हटा दूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अब हमें इसकी है। देखो तो भाई आपको आगे लिखा मिलेगा, कल ही रिएक्शन में आएगा कि 2x = 2 है, 2x = 2 है, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है भाई। तो कैसे करोगे? जब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का बेस यदि सेम हो तो आप उसकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का बेस यदि सेम हो तो उसकी पावर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, चलो इसकी कोई पावर नहीं, मैं 1 लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर से कह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का बेस यदि सेम हो तो दोनों की पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, 2x = 0 हो और आपको फाइंड करना है x की वैल्यू। क्या फाइंड करनी है? x की वैल्यू कितनी आएगी? तो आपको मालूम है 2x, मान लीजिए एक और बात कह दूं, आपको यदि ऐसा लिखा मिले 251⁻0, क्या मिला है 251, इसका आंसर क्या आएगा 1। यहाँ कोई भी वैल्यू हो, ध्यान से देखना, यहाँ कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर यदि 0 हुई, क्या उसकी पावर 0, जिसकी पावर 0 होती है उसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा। उसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ 0 है तो मैं लिख देता हूँ 2⁻0, इसका आंसर, अरे सॉरी यहाँ 1 लिखना, यहाँ क्या लिखना है 1, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ 1, तो 2⁻0 यानी क्या हो गया 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 0। ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, याद रखना। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5x = 1, तो क्या लिखेंगे 5x =
5:0 इसका आंसर भी 1 आता है, यानी कि x इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। ये बात, ये सारी नोट्स बेसिक मैथ्स हमने पढ़ा वो आप 2 बार लिख लेना, बायोलॉजी वाले लिख ही लेना, क्योंकि उसको कल दिक्कत ना हो, कोई भी सम सोल्व करे हम उसमें कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स के साथ। अब हम केमिकल काइनेटिक पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल काइनेटिक आज का लेक्चर बेसिक था, उसको आराम से पढ़ो, लिख लेना, लिखना भले मुझे मालूम है आपको ये 11th-12th का बेसिक था, आपको आता है, फिर भी लिख लेना, अगले लेक्चर में दिक्कत ना हो, वरना अगले लेक्चर में दिक्कत होगी तो फिर भी ये देखना पड़ेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।